नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश आज में। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुतकर। आज के दौर में हमारा अधिकतर समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बीतता है और सोशल मीडिया के इस दौर में ज्यादातर कामों के लिए इंटरनेट के इसी प्लेटफॉर्म पर हमारी निर्भरता लगातार बढ़ रही है। कई लोगों के लिए सोशल मीडिया जानकारी जुटाने का माध्यम है और पूरी दुनिया से कनेक्ट करने का साधन है, तो कई लोगों के लिए ज्ञान देने का। और इसी लेन देन की प्रक्रिया ने सोशल मीडिया पर जन्म दिया है इन्फ्लुएंसर्स को। लेकिन जिस चीज़ के लिए आप अपने पसंदीदा इन्फ्लुएंसर की कही गई ज़्यादातर बातों पर भरोसा करके उन पर अमल करते हैं, ये कितनी सही होती हैं? शायद इसका जवाब होगा आपको पता नहीं, क्योंकि पैसा कमाने की होड़ में ये इन्फ्लुएंसर्स भी कंपनियों से मोटा पैसा वसूल रही हैं। लेकिन अब इस पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को लेकर जल्द एक गाइडलाइन लाने वाली है। ईटी नाउ स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इसका मकसद पेड प्रमोशन से कंज्यूमर्स को राहत देना है। गाइडलाइंस में और क्या क्या आ सकता है, इस पर जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी समीर दीक्षित। ग्राहकों और साथ ही साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए बड़ी खबर है। सरकार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए जल्द ही नई गाइडलाइंस जारी कर सकती है और ये गाइडलाइंस इसलिए जारी की जा सकती हैं क्योंकि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अमूमन किसी न किसी प्रोडक्ट के प्रमोशन में कंपनी से साठगांठ कर लेते हैं और फिर उस प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं और ये कहीं ना कहीं ग्राहकों को प्रभावित करता है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, और हो सकता है कि उनका वो फैसला उचित फैसला ना हो। और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री अगले 10 से 15 दिन में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। इस गाइडलाइन की प्रमुख बात यही होगी कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को गाइडलाइन के मुताबिक अपने वीडियो या फिर फोटो में अगर किसी कंपनी से वो पेड प्रमोशन कर रहे हैं तो उसका बाकायदा डिस्क्लेमर देना होगा, यानी कि उनको अपने वीडियो में लिखना होगा कि ये पेड प्रमोशन है। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो गाइडलाइन के उल्लंघन करने पर उन पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक ये जो आर्थिक जुर्माना होगा वो पहली बार में 10 लाख रुपए, और अगर ये गलती या गाइडलाइन का उल्लंघन दोहराया जाता है तो 20 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यही नहीं, अगर ये गलती दोहराई जाती तो आने वाले वक्त में 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने बैठे हैं अलग अलग सोशल मीडिया पे, ये अमूमन जो किसी न किसी कंपनी से पीठ पीछे सौदा कर लेते हैं और फिर उस कंपनी का प्रमोशन करते हैं, अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, उस पर नकेल कसने के लिए सरकार गाइडलाइन जारी करने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल, तो सरकार तैयारी कर रही है गाइडलाइंस लागू करने की, लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आखिर ऐसा क्यों करते हैं और किस तरह से आम लोगों को, आपको और मुझे जो है इस पूरे मामले को समझना चाहिए। मेरे साथ एक खास मेहमान आज जुड़ रही हैं, वो खुद एक जानी मानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। नेहा नागर का स्वागत करते हैं। नेहा, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो ये कि ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो काम करते हैं और जो उनके व्यूअर्स हैं जो उन्हें फॉलो करते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उन दोनों के बीच में एक भरोसे का रिश्ता है। आपने अगर कुछ कहा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, मैं आपका व्यूअर हूं, मैंने उसे देखा, मैंने आपकी बात भरोसे पर मानी, उसके बाद मुझे पता लगा कि आपने शायद जो बात कही वो तो किसी कंपनी ने आपको बोला था कहने को, तो मेरे भरोसे पर धक्का लगता है। ऐसा क्यों करते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी पहले तो। और दूसरा कि मान लीजिए अगर हम 30 वीडियो प्रोड्यूस कर रहे हैं इन अ मंथ, तो 30 में से सभी वीडियोस में हम किसी ब्रांड के साथ इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं। और मान लीजिए कि अगर हम 4 या 5 ही कुछ ब्रांड्स ले रहे हैं एक महीने में, तो उसके लिए हम ऑलरेडी स्काई की जो गाइडलाइन आ चुकी है कि हमें हैशटैग कोलैब, हैशटैग ऐड लगाना है, वो ऑलरेडी लगा के हम सभी चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऑडियंस को अभी हम नहीं बता रहे कि ये जो हम ब्रांड के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, ये हमें पैसा मिल रहा है इसलिए बोल रहे हैं। ये हम क्लियरली बोल रहे हैं कि हाँ, कोलैबोरेशन है, पार्टनरशिप है, एड है, और इसलिए। सेकंड कि इवन इफ वी आर गेटिंग पेड, हमें भले ही पैसा भी मिल रहा है, लेकिन हम एक पूरा अपना रिसर्च करते हैं पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में कि अगर हम ये ब्रांड खुद यूज कर सकते हैं तभी हम ये ब्रांड का प्रमोशन करेंगे या फिर इस ब्रांड से किसी भी तरीके से एसोसिएट होंगे। अगर कोई ऐसा ब्रांड है जो हमारे कंज्यूमर्स के लिए अच्छे नहीं है, हमारे व्यूअर्स के लिए अच्छा नहीं है, तो वो हम खुद भी यूज नहीं करेंगे और ना ही हम उसको खुद प्रमोट करेंगे। तो प्रॉपर गाइडलाइंस हमने खुद के लिए जो बनाई हुई है कि ये 4-5 पैरामीटर
पैरामीटर्स है, अगर इस पे आप खड़े हो गए तो हम आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे, लेकिन वो भी अपने टर्म्स पर कि हम महीने में 4-5 ही करेंगे, और जब हम कर रहे होंगे तो हैशटैग ऐड लगाएंगे। इवन यूट्यूब पे जैसे पेड पार्टनरशिप का ऑप्शन आता है वो भी टिक करेंगे जब वो वीडियो अपलोड कर रहे होंगे, सो दैट एंटायर वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही कंज्यूमर्स को पता लग जाए कि हाँ वो पेड पार्टनरशिप के थ्रू ही जा रहा है। तो क्योंकि हम इन्फ्लुएंसर है, हम सेलिब्रिटी से थोड़ा-सा हटके है। सेलिब्रिटी के केस में क्या होता है कि ऑडियंस को पहले से पता होता है कि इनको पैसा मिल रहा है, इसीलिए ये सब इसकी तारीफ़ें कर रहे हैं कि आपकी स्किन ऐसी हो जाएगी, हेयर ऐसे हो जाएँगे, या फिर अगर ये वाला फ्रिज लेके आओगे तो इसमें ये फीचर्स है। तो ऑलरेडी ऑडियंस को पता होता है। लेकिन कुछ जब इवन 2021 से पहले ये कोई भी क्रिएटर नहीं कर रहा था, हैशटैग कोलैब या हैशटैग नहीं लगा रहा था, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो जाती थी ये पहचानने में कि जेन्युइन रिव्यू कौन-सा है और जेन्युइन रिव्यू कौन-सा नहीं है। जैसे कि अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो वहाँ एन नंबर ऑफ वीडियोज़ है जो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट सच में अच्छा है या अच्छा नहीं है। तो कुछ वीडियोज़ ऐसी होती है जिसमें सिर्फ पॉजिटिव बात की जा रही है, तो ऑडियंस को पता लग जाता है कि सिर्फ इसमें पॉजिटिव बातें ही क्यों की जा रही है। तो एक्चुअली में अगर कोई रिव्यू वीडियो है तो वहां पर बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होना जरूरी है कि ये हम इतनी तारीफें कर रहे हैं तो हैशटैग कोलैब, हैशटैग पार्टनरशिप इसकी वजह से कर रहे हैं। तो यानी कि अगर मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहा हूँ किसी इन्फ्लुएंसर को तो मुझे हैशटैग्स पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जब स्क्रॉल कर रहे हैं अपने इंस्टाग्राम के फीड में तो आप शायद सारे हैशटैग न पढ़ रहे हो, लेकिन अगर ये समझना है कि कोई एक पेड वीडियो है या फिर वो एक जेन्युइन वीडियो है, उसका डिफरेंस शायद हैशटैग्स में आपको मिले। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब जो सरकार आगे आ रही है और कह रही है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को और ज़्यादा जिम्मेदारी से काम करना होगा, नहीं तो उन पर पेनल्टी लगाई जाएगी, क्या ये कदम काफ़ी है? क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स भी अलग अलग लेवल के हैं। अगर कोई छोटा इन्फ्लुएंसर है, अगर मैं कहूँ तो उसके लिए शायद जो शुरुआती फाइन है 10 लाख रुपए का वो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा और फेमस इन्फ्लुएंसर है, कोई सेलिब्रिटी है, उसको शायद उससे बहुत फर्क न पड़े। सरकार का ये कदम कितना काफ़ी है आपके हिसाब से? आई थिंक जितना मुझे समझ में आ रहा है वो 10 लाख एकदम एग्जैक्ट नहीं है। वो इन्फ्लुएंस, उस इन्फ्लुएंसर का इन्फ्लुएंस कितना है कि कितने हद तक वो कितनी ऑडियंस तक रीच कर रहा है, कितना उनका डिसीजन मेकिंग पावर को इफेक्ट कर पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो अमाउंट डिसाइड किया जाएगा। अभी तक क्लियर नहीं है कि 10 लाख एग्जैक्ट होगा या अप टू 10 लाख होगा। एंड रही बात जो नए इन्फ्लुएंसर्स है या जिनकी फन फॉलोइंग थोड़ी सी कम है, तो आई थिंक ये वेल इनफ होगा कि अगर हम रीच के हिसाब से उसका वो जो दंड है वो तय करें। अगेन यहाँ पर शायद हमारे चांसेस भी नहीं है कि फर्स्ट टाइम होगा तो फिर सिर्फ एक वार्निंग या फिर एक, जैसे अस्काई में भी ऑलरेडी हमारे पास ईमेल आए थे एक दो, जब हम स्टार्टिंग में जून की बात कर रहे हैं तो कुछ वीडियोस ऐसी थी जिनमें हैशटैग कोलैब था लेकिन वो एंड में जाके था, तो मुझे एक मेल आया कि ये बिल्कुल एंड में नहीं फर्स्ट वाली लाइन में लगाओ। तो आई थिंक आई बिलीव कि सेंटर की तरफ से भी कुछ ऐसे ही फर्स्ट टाइम में कुछ ऐसा हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा या फिर डिस्क्लेमर, एंड देन फिर सेकंड थर्ड या फोर्थ बार अगर कोई कुछ करता है तो वो जो पेनल्टी का अमाउंट है वो 50-40 लाख तक जाएगा। आई थिंक अगर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि कंज्यूमर जब हम सेलिब्रिटी को देख रहे हैं तो पता होता है पेड है, लेकिन इन्फ्लुएंसर में बहुत ज्यादा भरोसा इसलिए करता है क्योंकि हम रिलेट ज्यादा कर पाते हैं इन्फ्लुएंसर से। तो अगर हमें पहले से पता होगा कि पेड है और तब वो कंज्यूमर पूरी वीडियो देख रहा है, उस प्रोडक्ट को समझ रहा है, तो आई थिंक वहां पर कन्वर्जन बहुत ज्यादा आने वाला है। कन्वर्जन इसका मतलब कि ऑडियंस का ट्रस्ट ज्यादा बैठेगा कि इस इन्फ्लुएंसर ने पहले ही बता दिया था पेड है, चलो सुन लेते हैं इस प्रोडक्ट का ना फायदा क्या है। एंड देन अगर उसने सुना और वो फिर कन्विंस होता है कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है और फिर वो यूज करता है, तो शायद वो फिर सुकून से यूज करेगा कि वो किसी के जाल में नहीं फंसा है या फिर उसने किसी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं किया, क्योंकि उसने गाइडलाइन पढ़ ली है, पहले ही हैशटैग कोलैब पढ़ लिया है, या अगर वीडियो में कुछ डिस्क्लेमर देना होगा तो वो वीडियो का डिस्क्लेमर पढ़ लिया है या सुन लिया है, एंड देन वो यूज कर रहा है। तो आई थिंक वो तीनों के लिए अच्छा है, इवन ब्रांड्स के लिए भी। जो ब्रांड्स ऑथेंटिक होती है, जो जेन्युइन होती है, उन पे ज्यादा ऑडियंस ट्रस्ट करती है, तो वहां पर जो कन्वर्जन यानी कि परचेजेस है वो ज्यादा होंगे, एंड कंटेंट क्रिएटर भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाएगा ब्रांड्स पिक करने से पहले कि अगर कोई ब्रांड है जिसके शायद आरबीआई का कोई गाइडलाइन नहीं है अभी तक, एकदम नया प्रोडक्ट आ गया जिससे गवर्नमेंट की गाइडलाइन नहीं है, तो अब जो क्रिएटर है वो थोड़ा डरेगा कि भाई ये अभी किसी के भी रडार में नहीं आ रहा है, इसको पिक करने से पहले मुझे पूरी ड्यू डिलिजेंस अपनी करनी होगी तब मैं पिक करूंगा। एंड थर्ड, कंज्यूमर को ऑलरेडी पता है कि पेड है, लेकिन वो फिर भी पेड, उसने हैशटैग देख लिया या पेड का पूरा डिस्क्लेमर देख रहा है, फिर भी पूरी वीडियो देख के अगर उसने चूज किया है तो ऑब्वियसली वो फिर उस ब्रांड के साथ, उस प्रोडक्ट के
साथ लंबे टाइम तक रहने वाला है। करेक्ट। तो यहाँ पर जो आपने बात कही वो ये है कि तीन पार्टियां हैं और तीनों को मिलकर काम करना है। एक है कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, उनको अपना भरोसा बनाए रखना है, तो उन्हें पूरी तरह से डिस्क्लेमर्स देने होंगे। जैसा आपने कहा कि यहाँ पर हैशटैग्स पर ध्यान देना जरूरी होता है अगर आप इंस्टाग्राम पर है या किसी और प्लेटफॉर्म पर है। दूसरा है रेगुलेटर्स, उन्हें जो है बीच में आना, जैसे अभी इस बार सरकार आ रही है बीच में नई गाइडलाइंस देकर आ रही है, उन्हें भी कुछ अहम कदम उठाने होंगे। और तीसरा जो व्यूअर है, जो कंज्यूमर है, उसको तो थोड़ा सतर्क और सचेत रहने की जरूरत है ही, तभी ये सबके लिए विन विन सिचुएशन बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और अहम खबरों का से रूबरू कराते हैं। इंडिया गेट और राजपथ का इलाका दिल्ली की पहचान है और दिल्ली में सबसे वीआईपी इलाकों में से एक है ये। यहाँ पिछले करीब 20 महीनों से सेंट्रल विस्टा का काम चल रहा है, जिसका इंतजार अब खत्म होने वाला है और अब 20 महीने बाद इंडिया गेट और राजपथ नए रंग रूप से दुनिया के सामने आने को तैयार है। हम आपको सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का ड्रोन से लिया गया एरियल व्यू दिखाते हैं। ड्रोन के लिए वीडियो को आज जारी किया गया है। इसमें सेंट्रल विस्टा बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसके बाद आम जनता भी इस नए रंग रूप वाले इंडिया गेट और राजपथ का दीदार कर पाएगी। इससे पहले राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ भी कर दिया गया है। सेंट्रल विस्टा के कल होने वाले उद्घाटन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारे सहयोगी रविकांत राय ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का जायजा लिया और उन्होंने वहां से आपके लिए ये खास रिपोर्ट भेजी है। आपने राजपथ का नाम बार बार सुना होगा, लेकिन अब राजपथ जो है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। जिस सड़क पर मैं चल रहा हूं, इसे आप लंबे समय से राजपथ के नाम से जानते थे। 1955 में ये राजपथ नाम रखा गया। इससे पहले इसी सड़क को किंग्सवे यानी राजा के रास्ते के रूप में रखा गया था और किंग्सवे का जो हिंदी रूपांतरण था वो था राजपथ। लेकिन अब ये राजपथ जो है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है, क्योंकि इसी राजपथ का नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ रखा जाएगा। कल इसी सड़क पर यानी कर्तव्य पथ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बड़े कार्यक्रम को करने वाले हैं और सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो रीडेवलप किया गया है। यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, आपने अगर राजपथ के दौरान देखा होगा तो यहाँ पर लाल बजरी हुआ करती थी और इसको रिप्लेस करके कितना सुंदर बनाया गया है और ये लाल पत्थर है ग्रेनाइट का और इसकी चौड़ाई बढ़ा दी गई है। कल लगभग शाम 7 बजे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पर एक बड़े कार्यक्रम को आयोजित करेंगे और ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो कर्तव्य पथ यानी दोनों लॉन भी अब कर्तव्य पथ के नाम से जाने जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन का जो काम है वो बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। आप देखिए हरियाली को उसी तरीके से मेंटेन किया गया है। नई लाइटें अगर आपको दिखाऊं तो ये नई लाइटें यहाँ पर लगाई गई हैं। दिन का वक्त है, इसीलिए आप लाइटों की जो खूबसूरती है वो शाम को ही देख पाएंगे। इसके साथ ही म्यूज़िक सिस्टम भी यहाँ पर लगाए गए हैं, यानी इवनिंग में जब सैलानियों के लिए ये ओपन किया जाएगा तो देशभक्ति गीत जो है इसी स्पीकर के माध्यम से लोगों को सुनाई देंगे। और दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखाता हूं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है सरकार का, लगभग 20,000 करोड़ का, जिसका पहला फेज जो है वो कंप्लीट हो गया है। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि प्राइम मिनिस्टर इसे जो है लोगों को समर्पित करेंगे और इसका नाम दिया गया है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू और ये सड़क जो है अब राजपथ न होकर कर्तव्य पथ के रूप में जानी जाएगी। ये विजय चौक के आसपास का इलाका है। आप देखिए सरकार ने किस तरीके से इस पूरे एरिया की तस्वीर जो है वो बदल दी है। बहुत सारे ऐसे मंत्रालय हैं जिन्हें 2024 से पहले तोड़ा जाएगा और उनकी जगह पर नई बिल्डिंगों का निर्माण किया जाएगा। आप देखिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री यहाँ पर एक कार्यक्रम के माध्यम से इसे जनता के लिए ओपन करेंगे। पिछले 2 साल से ये एरिया जो है वो बंद था। कोविड के दौरान भी यहाँ पर काम नहीं रुका। लगातार सरकार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। बिल्कुल, और राजपथ को कर्तव्य पथ की पहचान मिलने से पहले ही नेताओं ने अपना सियासी पथ तैयार कर लिया है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर सरकार को घेरने की कोशिश की, तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी सोशल मीडिया के जरिए सरकार के फैसले पर निशाना साधा है। वहीं सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने मोर्चा साधा और आलोचना करने वालों को जवाब दिया है।
प्रधानमंत्री जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और प्रधानमंत्री जी ने जितना काम किया है वो कर्तव्य बोध से ही किया है। अगर आज से पहले की सरकारों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट ड्यूटी पढ़ लिए होते तो इतनी सारी कमजोरियां सिस्टम में नहीं रही होती। और कहीं ना कहीं चाहे वो पोषण अभियान है, चाहे अन्य नियम है, चाहे बच्चों के अधिकारों की बात हो, चाहे कानून की बात हो, चाहे सेवा आयुष्मान भारत की बात हो, चाहे जनधन के खातों की बात हो, चाहे उज्ज्वला गैस की बात हो, ये सब कर्तव्य बोध से काम हुए हैं। और अगर कर्तव्य का बोध पहले की सरकारों और नेताओं को होता, ऑपोजिशन को होता, विपक्ष को होता, तो ये दिन उनको देखने को नहीं मिलते। और नाम को लेकर राजनीतिक दल भले ही आपस में उलझ रहे हैं, लेकिन सेंट्रल विस्टा के बनने पर लोग क्या सोचते हैं, हमारी सहयोगी ने कुछ लोगों से बात की और ये जानने की कोशिश की। पूरा यहाँ से लेके राष्ट्रपति भवन तक पूरा सर इंडिया गेट से लेके लाल किले तक पूरा ये अपना राष्ट्रपति भवन तक पूरा हरियाली दिखती है। सर अच्छा लग रहा है इस समय, जैसे घास हरी भरी है, धूल मिट्टी पहले थी, अब तो और अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बहुत सारा बदलाव आया सर। देखो यहाँ पर मतलब पहले गड्ढे गुड्ढे वैसे धूल और वो बालू रेतें रहती थी, अभी तो बहुत सही है। देखो पूरा हरा भरा घास इधर इधर सब लगा हुआ है, हर जगह पानी की भी व्यवस्था है। पीएम मोदी ने बहुत बदलाव कर दिया, सफाई के मामले में, सुरक्षा के मामले में, हर मामले में सुधार कर दिया। और अब बात रेल लैंड एंड लीज पॉलिसी की, जिसे आज कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इसमें लीज पीरियड को बढ़ाकर 35 साल कर दिया गया है। गति शक्ति टर्मिनल बनाने से तस्वीर कैसे बदलेगी, इससे रेलवे को कितना फायदा होगा, इन मुद्दों पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, माफ कीजिए, मेरे सहयोगी समीर दीक्षित ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आइए वो सुनवाते हैं आपको। पहला सवाल ये कि जो रेल लैंड लाइसेंसिंग फीस को मंजूरी मिली है, इसके क्या बड़े फायदे सरकार देख रही है? रेलवे भूमि नीति में जो संशोधन किया गया है, इसमें पहले 5 वर्ष के लिए भूमि मिलती थी, अब इसको 35 वर्ष किया गया है। बुनियादी ढांचे और कार्गो टर्मिनल्स को और बढ़ावा मिले, एकीकृत उसका विकास हो, इससे बल मिलेगा। 300 नए कार्गो टर्मिनल बनाने में इसमें सुविधा मिलेगी। 1,20,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और जो हमारी मार्केट वैल्यू है लैंड की, उसके 1.5% पर आपको ये मिलेगा। दूसरा यानी कि लीज पर मिलेगा। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि जो पब्लिक यूटिलिटीज़ है, चाहे गैस हो, बिजली हो, पानी की पाइपलाइन हो, सीवरेज की बात हो या बाकी कोई सुविधा ऐसी बनानी हो, उसके लिए भी इस भूमि में अनुमति मिलने के लिए पहले सालों लग जाते थे, अब केवल आपको 1000 रुपये जमा ऑनलाइन करवाना है और आपको परमिशन मिल जाएगी। तो जनता को इससे बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है। ऑप्टिकल फाइबर डालनी हो, गैस की पाइपलाइन डालनी, तो उसके लिए भी आपको लाभ मिलेगा। तीसरा, जैसा केंद्रीय स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है, वो बनाना तो 1 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपको इसकी लैंड लीज पर मिलेगी, तो उससे आपके स्कूल के भवन भी बन सकें और अस्पताल भी बनाने की सुविधा उसमें मिल पाएगी। इसमें 6% का क्लॉज कहा जा रहा है, वो पर एनएम का जिसका जिक्र किया है, उसको लेकर के उतनी क्लैरिटी बेहतर है नहीं। जैसे आप कोई भी जगह किराए पे लेते हैं तो हर साल उसमें वृद्धि होती है। मान लीजिए आपका 6% की वृद्धि इस साल, फिर उससे अगले साल फिर 6% वृद्धि, तो उस तरह से हर साल जो आपकी लीज फी है उसमें 6% की वृद्धि होगी। फर्टिलाइजर कीमतों में नरमी शुरू हो गई है। इससे फर्टिलाइजर कंपनियों को तो राहत मिली है, लेकिन सरकारी सब्सिडी पर इसका असर नहीं है। वित्त वर्ष 2023 के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी 2,15,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड हाई पर है, लेकिन जिन कंपनियों ने ऊंचे भाव की वजह से इंपोर्ट ऑर्डर टाल दिया था, उनके लिए राहत की खबर है। इस एक्सक्लूसिव खबर की और डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए राहत की बात है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में फर्टिलाइजर की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनियां इसके बाद इस बात के लिए प्रोत्साहित हो सकती हैं कि वो पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स जो है वो डोमेस्टिक मार्केट के लिए इंपोर्ट करें। ग्लोबल मार्केट में उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है, उसके बावजूद भी फर्टिलाइजर की कीमतों में पिछले 3 महीने के दौरान बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जो सोर्स हमें बता रहे हैं कि जुलाई में जो लास्ट कोटेड टेंडर था, उसमें जो कीमतें हैं उसमें करीब 50% से भी ज़्यादा की कमी जो है वो देखने को मिली है, और सरकार को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में फर्टिलाइजर की कीमतों में और कमी देखने को मिल सकती है। अगर आप आंकड़ों पर नज़र डालें तो इस दौरान जो यूरिया के प्राइसेस हैं वो $990 पर टन से घटकर $560 पर टन की रेंज में पहुंच गई हैं। उसी तरीके से डीएपी प्राइसेस की अगर बात करें तो उसकी कीमतें $875 से $890 पर टन की रेंज में पहुंच गई हैं। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि ग्लोबल मार्केट में फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स की उपलब्धता में अचानक तेजी आई है, जिसकी वजह से कीमतों में ये भारी गिरावट देखने को मिल रही है।
हालांकि सोर्स ये भी बता रहे हैं कि सरकार के लिए सब्सिडी सेविंग ज़्यादा नहीं हो सकती है, इसकी संभावना बेहद कम है क्योंकि कीमतें अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैं नॉर्मल रेंज के नॉर्मल समय से अगर आप इसकी तुलना करें, क्योंकि यूरिया के जो प्राइसेस होते थे नॉर्मल समय में वो $250 पर टन की रेंज में कीमतें होती थी, लेकिन अभी भी ये डबल से ज़्यादा है। हालांकि रशिया से जो डीएपी इंपोर्ट है उसमें तेज़ी देखने को मिली है और ये बढ़कर 280 LMT हो गई है अप्रैल से अभी तक। यूक्रेन से हालांकि सप्लाई में अभी कोई तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि सरकार को ये उम्मीद है कि, और जो सबसे बड़ी राहत की बात है वो यही कि एडिशनल सब्सिडी की ज़रूरत चालू वित्त वर्ष के लिए नहीं होगी। महंगाई पर लगाम लगाने के लिए गैस की कीमतों पर अक्टूबर से कैप लग सकता है। इससे किन कंपनियों को फायदा होगा, बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी सौमित सरकार। तो पहले ऐसी न्यूज़ मार्केट में थी कि गैस प्राइसिंग जो फॉर्मूला है उसमें एक रिवीजन आने वाला है और रिवीजन 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल होगा। बट अब जो मीडिया रिपोर्ट्स सजेस्ट कर रही है और जो नई खबर हमें पता चल रही है वो ये है कि जो ये गैस प्राइसिंग का जो फॉर्मूला चेंज होने वाला था वो शायद 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल नहीं होगा और इसका जो एप्लीकेबिलिटी डेट है वो 6 महीने से एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि उसके लिए कैबिनेट का अप्रूवल लग सकता है। तो इसके कारण क्या होगा, अभी जो ओल्ड गैस प्राइसिंग है फॉर्मूला था उसी के हिसाब से अक्टूबर 1 से जो गैस प्राइसेस रिवाइज होने वाले थे वो एप्लीकेबल होंगे। अब उसके वजह से एनालिस्ट के हिसाब से जो गैस के प्राइसेस है उसमें करीब 56 to 64% का ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए। अब फर्स्ट हाफ में जो गैस के प्राइसेस थे वो $6.1 पर MMBTU के आसपास थे, अब ये बढ़ के $9.5 to $10 पर MMBTU के आसपास पहुंच सकते हैं। अब इसका क्या किस पे इम्पैक्ट गिर सकता है, अगर ये एप्लीकेबल हो गया तो जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जैसे कि IGL, महानगर गैस, गुजरात गैस, अडानी टोटल गैस, इन कंपनीज की जो मार्जिन है उस पर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑब्वियसली ये सारी कंपनीज जो इंक्रीज इन गैस कॉस्ट है वो पास ऑन नहीं कर पाएगी कंज्यूमर्स को सेकेंड हाफ में, और उस कारण उनका जो मार्जिन है उस पर बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनीज की जो मार्जिन है वो हाफ हो सकती है अगर 1 अक्टूबर से गैस प्राइसेस बढ़ गए तो। उसी के साथ फ्लिप साइड में अगर हम देखें तो ऑयल एक्सप्लोरर्स जैसे कि ONGC, ऑयल इंडिया, वेदांता और रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन कंपनीज को बेनिफिट भी हो सकता है क्योंकि ये ऑयल एक्सप्लोरर्स है और अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो उनकी रियलाइजेशंस बढ़ जाएगी और साथ में प्रॉफिट्स भी बढ़ जाएगी। बट याद में रखना होगा कि शायद गवर्नमेंट इस पर विंडफॉल टैक्स लगा सकता है, जैसे हमने पहले भी देखा है। तो अगर विंडफॉल टैक्स लगा दिया तो इम्पैक्ट न्यूट्रल रहेगा, बट अगर नहीं किया तो ONGC, ऑयल इंडिया जैसी कंपनीज को बेनिफिट हो सकता है हायर गैस प्राइसेस का। US इंडिया बिजनेस काउंसिल से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा हालात के कारण एनर्जी की आपूर्ति के लिए फिर से कोयले पर निर्भरता बढ़ी है। Affordable energy for our huge population, where our developmental milestones are slightly differently placed within the country. There are some parts of the country which are fairly well developed. There are other parts which are not so developed. But for all of them, we are here to provide affordable energy. And at a time when we were looking at moving out of coal, and I remember in 2 of my budgets placing emphasis that we shall move out of thermal, we shall close some of the legacy thermal power producing whatever companies, and then get on to greater emphasis on a transitional energy, which is natural gas, and then equally ramp up our renewable investments and production. Now, this has received a big jolt, and therefore now we are also saying we need to fall back on coal for some more time, and it worries me about how these coal dependency again will have to be cut down, and we can get back to the platform of transitioning into less environmentally threatening source. अडानी ग्रुप रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता 45 गीगावाट तक बढ़ाने की तैयारी कर रही है। आज US IBC के इवेंट में गौतम अडानी ने इस बारे में जानकारी दी। We will generate an additional 45 gigawatt of renewable energy to add to our existing 20 gigawatt capacity, as well as 3 million tons of hydrogen, all of which will be completed before 2030. We live in a world where semiconductors
are essential to almost all sectors of the economy. The ongoing war has only accelerated these recognitions. The paradox of capitalism is that India continues to be the best global pool for millions of engineers, especially for US companies. But the primary value addition to the businesses happens outside India. The semiconductor industry is a classic example, with more engineers deployed in India than anywhere in the world. And yet, India has no semiconductor plan. India cannot remain dependent on global supply chains that are based on semiconductor nationalisms and will need US support with the technology transfer. और अब बात करते हैं शेयर बाजार की। लगातार 5वें दिन हमने देखा बाजार में गिरावट में खरीदारी देखी गई। इससे निफ्टी दिन के निचले स्तर से करीब 150 अंक सुधर कर 17,600 के स्तर पर बंद हुआ है। फार्मा, सीमेंट, फर्टिलाइजर और एफएमसीजी शेयरों से बाजार को सपोर्ट मिला है। आज बाजार में जो दिन भर का पूरा एक्शन हुआ उसकी डिटेल्स लेकर जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट में आज दोनों दिन का दोनों तरफ से देखा जा सकता है। एक तरफ से ये भी देखा जा सकता है कि मार्केट के अंदर अच्छी रिकवरी आई है क्योंकि आप गैप डाउन थे, और दूसरी तरफ से ये देखा जा सकता है कि मार्केट ने रेंज का ब्रेकआउट नहीं किया, अभी भी वो 400 से 700 वाली रेंज के अंदर फंसा हुआ है। खैर आज एडवांसेस आपको थोड़ा ज़्यादा दिख रहे होंगे इन स्पाइट ऑफ दिस के बाजार आज लाल निशान में 31 पॉइंट नीचे, लेकिन एडवांस डिक्लाइन थोड़ी ज़्यादा बेहतर होती हुई दिखी है। ये सेकंड हाफ में थोड़ी ज़्यादा बेहतर होती हुई दिखी है। सेंसेक्स और निफ्टी में भी आप देखेंगे तो परसेंटेज में 0.25% तक के आसपास की ही गिरावट है, कुछ ज़्यादा गिरावट नहीं है। इंडिया विक्स भी अगर आप देखेंगे तो अभी भी 20 के नीचे ही चल रहा है। इसका मतलब मार्केट के पास ना तो रेंज ब्रेकआउट ना ही रेंज का ब्रेकडाउन करने का कुछ ज़्यादा पोटेंशियल है। फिलहाल मार्केट एक रेंज में रहने के आगे भी कयास लगाए जा सकते हैं। मैं सीधा सेक्टर्स पे आता हूँ। आज मार्केट में सेक्टर कौन से चलते हुए दिखे, अगर आप देखेंगे तो आज फार्मास्यूटिकल और मीडिया दोनों फिर से अच्छा प्ले करते हुए दिखा। स्पेशली मीडिया के अंदर तो हम पिछले 2-3 दिन से अच्छा मूव देख पा रहे हैं, लेकिन फार्मास्यूटिकल्स धीरे धीरे चलना शुरू हो रहा है। चाहे आप एल्केम देखें, चाहे आप ग्लेनमार्क का खबर देख सकते हैं, या फिर सिप्ला में देखें, इन सब के अंदर खरीदारी थी। अब आ जाते हैं आज के टॉप गेनर लूजर सेक्टर्स में कौन सा था। उसमें आप ऑटोस देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत दिखेगी, और थोड़ा पावर सेक्टर के अंदर भी आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सेक्टर के हिसाब से कमजोरी थी। ये दोनों सेक्टर ऐसे थे जहाँ पे आज थोड़ी कमजोरी हमको बनती हुई दिखी है। अब आ जाते हैं गेनर्स पे। आज निफ्टी का गेनर कौन सा था। निफ्टी के गेनर में श्री सीमेंट आप देखेंगे अच्छा चला है। अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। अदानी पोर्ट्स और कोल इंडिया जैसे शेयर्स में भी आज अच्छी खरीदारी है। इन सब में 2 से 8% तक की बढ़त थी, और आज ये निफ्टी के टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल हुए। स्पेशली अगर आप पहले 2 शेयर्स देख रहे होंगे, श्री और अल्ट्रा, ये दोनों सीमेंट कंपनीज के थे जहाँ पे आज स्ट्रॉन्ग मूव हमको देखने को मिला है। निफ्टी के लूजर्स पे आ जाते हैं। निफ्टी के आज कमज़ोर शेयर्स कौन से थे। टाटा मोटर, बजाज ऑटो ने आज न केवल अपने आप को कमज़ोर किया बल्कि सेक्टर को भी कमज़ोर किया। जैसे हम शुरुआत में भी आपको बता रहे थे कि ऑटोज़ और एनर्जी के अंदर वीकनेस थी। इसके अलावा इंडसइंड बैंक के अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है, करीब 1.5% तक का नुकसान हमको यहाँ पर भी बनते हुए दिखा है। अब आ जाते हैं जरा छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी के अंदर कि वहाँ पर क्या होता हुआ दिख रहा है। अगर आप मिड कैप की श्रेणी में चले जाएंगे तो वहाँ पे EIH होटल्स के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आया। कंटेनर कॉर्पोरेशन खबर के चलते काफ़ी तेज़ी से चला, जिसमें सरकार ने लीज एग्रीमेंट, जैसे हम कहते हैं कि अब ज़मीन का इस्तेमाल हो सकता है रेलवेज़ की, तो उसका कॉनकोर को बेनिफिट होगा। वैभव ग्लोबल जैसे शेयर्स भी करीब 35 रुपये एक ही दिन में यानी कि 10% चलते हुए दिखे। मिड कैप की श्रेणी में जेएम फॉडलर आज सेकंड डे था जब प्रॉफिट बुकिंग करवा रहा था, आज ये लाल निशान में जाके बंद हुआ है। इसके अलावा सनटेक, होम फर्स्ट जैसे शेयर्स भी आज पिटे हैं। इन सब में गिरावट अगर आप देखेंगे 3 से 5% तक की है। हैथवे केबल्स के अंदर भी आज नुकसान ही हमको देखने को मिला। अब आ जाते हैं आज का साल का हाई छोटे मझोले शेयर्स, क्योंकि इसका इंडेक्स आज हरे निशान में बंद हुआ है। तो आज का साल का हाई किस शेयर ने लगाया वो आप देखेंगे, वो है EIH होटल्स के अंदर। कंटेनर कॉर्पोरेशन की आज की ताबड़तोड़ तेजी का आज एक मुख्य बिंदु रहा, और इसने आज साल का हाई भी लगा दिया। आदित्य बिरला फैशन रिटेल के अंदर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आया, और ग्रीनवेल नॉर्टन जैसे शेयर्स ने भी आज अपना 52 वीक हाई लगाया। तो कुल मिला के मार्केट्स के अंदर एक रेंज का कारोबार हुआ, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक और शेयर स्पेसिफिक काफ़ी जोरदार काम हो रहा है। ये शायद आगे भी चलता रहे।
और अब बात करते हैं आईफोन 14 के लॉन्च की, जिसको लेकर आईफोन लवर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज रात तक उनके इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। दिवाली से पहले इस बार एप्पल क्या धमाका मचाने वाला है, पेश है हमारी खास रिपोर्ट में। बस चंद घंटों का इंतजार, आईफोन 14 प्रो लॉन्च को तैयार। साल की सबसे बड़ी स्मार्टफोन लॉन्चेस की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आज चमचमाती हुई सिल्वर स्क्रीन के साथ एप्पल की नई आईफोन सीरीज का धमाकेदार आगाज होने वाला है, जिसका इंतजार पूरी दुनिया को है। वो भी एक नहीं, दो नहीं, पूरे 4 मॉडल्स के साथ एप्पल आईफोन 14 लॉन्च होगा। नई सीरीज में आईफोन 14, आईफोन 14 मैक्स, आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स को रखा जा सकता है। फोन में क्या क्या होगा इसका सस्पेंस अभी बरकरार है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि नए आईफोन में सैटेलाइट कनेक्टिविटी के साथ ज्यादा स्टोरेज और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जैसे फीचर हो सकते हैं। साथ ही आईफोन 14 प्रो में एक ऐसा ऑप्शन भी हो सकता है जिससे यूजर्स होल पंच और यूनिफाइड पिल कटआउट दोनों के बीच स्विच कर पाएंगे, यानी कि यूजर 2 कटआउट के बीच डिस्प्ले पर पिक्सल को बंद करने के लिए एक ही सिस्टम होगा। इसके अलावा यूजर्स को नए कटआउट के आसपास ऑप्शन तक पहुंचने के लिए कैमरा ऐप इंटरफेस एक ज्यादा आसान तरीका प्रदान करने में सहायता करता है। इस इवेंट में चार्जिंग केस के साथ एप्पल एयरपॉड्स 2 प्रो भी लॉन्च हो सकता है, जिसमें एप्पल का H1 प्रोसेसर, एप्पल का ऑडियो कोडेड सपोर्ट, इन ईयर विंग टिप डिजाइन जैसे फीचर शामिल हैं। एप्पल वॉच सीरीज 8 और वॉच प्रो को रग डिजाइन के साथ पेश करने की उम्मीद है। इन सब के बीच सबसे ज्यादा खुश करने वाली खबर ये है कि आईफोन 13 के मुकाबले आईफोन 14 की कीमत कम हो सकती है, और उससे भी ज्यादा एक और अच्छी खबर है, वो ये कि आईफोन 14 के चलते आईफोन के पुराने फोन्स पर भी भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। ET Now स्वदेश। तो 2 साल के बाद एप्पल फिजिकली अपने किसी नए मॉडल को लॉन्च कर रहा है। आईफोन 14 प्रो में क्या स्पेशल हो सकता है, मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, गैजेट एक्सपर्ट निखिल चावला। उनसे करते हैं चर्चा की शुरुआत। निखिल, बहुत बहुत स्वागत आपका ET Now स्वदेश पर। काफ़ी लंबा समय बीता क्योंकि कोविड की वजह से जो है फिजिकली इवेंट नहीं हो रहे थे। इस बार बहुत सालों के बाद, 2 साल के बाद इवेंट हो रहा है। एप्पल के जो फैन बॉयज़ हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हैं। आई एम श्योर आप भी होंगे, क्योंकि आप बहुत क्लोजली इस स्पेस को फॉलो करते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप आज रात के इस इवेंट में? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। आज टेक की दिवाली है हम सबके लिए और हम बहुत एक्साइटेड हैं। और जो बेसिक रीजन है उसका ये है कि ये वो टाइम है जब नए आईफोन आते हैं, जो मोस्ट सेलिंग फोन्स है इंडस्ट्री के, और आईफोन का एप्पल का बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है, तो उसका एक नेक्स्ट वर्जन आने की डेट्स है। एप्पल तो कुछ स्पेसिफाई नहीं करता जब लॉन्च इनवाइट भेजता है कि क्या होने वाला है, बट जो स्पेकुलेटेड हमें जो लगता है, जो जो चीजें लॉन्च होनी है, वो ऑब्वियसली आईफोन 14 सीरीज है, जिसमें आईफोन 14, आईफोन 14 मैक्स, आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स आएगा। चेंज जो आया है सीरीज के अंदर वो है कि 13 और 12 में जो मिनी आए थे, शायद उनको हटा दिया जाएगा और उनकी जगह एक मैक्स आ जाएगा, क्योंकि अभी अगर किसी को बड़ा आईफोन साइज चाहिए होता था तो उसको प्रो मैक्स मॉडल लेना पड़ता था और उसकी कॉस्टिंग काफी हाई हो जाती थी, बिकॉज एक तो बड़ा साइज था, बड़ी बैटरी थी और उसके साथ प्रो कैमरा, 3 सिस्टम कैमरा मिलता था। तो उसको कि अगर किसी को बड़ा साइज का आईफोन चाहिए और प्रो मॉडल नहीं चाहिए, 3 सेट ऑफ कैमरा नहीं चाहिए, तो उसके लिए 14 मैक्स को ऐड किया जाएगा, जो स्पेकुलेटेड है। साथ में जो हर साल आता है, साथ में एप्पल वॉच आती है, उसकी नई सीरीज 8 आएगी और उसके अंदर भी एक SE वर्जन होता है जो थोड़ा सा कम सेंसर्स और थोड़ी सी नीचे के प्राइस में आती है, वो भी आएगी। और साथ में कुछ स्पेकुलेशन है कि शायद इस बार वॉच प्रो भी देखने को मिले, जो थोड़ी सी रगेड हो और एक्टिव यूजर्स के लिए हो, जो फिटनेस के लिए ज्यादा एकदम स्पेसिफाइड फॉर फिटनेस यूजर्स हो, जो गार्मिन जैसी जो फिटनेस वॉचेज है उनको टारगेट कर पाए। इसके अलावा एयरपॉड्स प्रो 2 की स्पेकुलेशन है और शायद एप्पल टीवी भी नया वर्जन में हमें मिले। तो ये सारी स्पेकुलेशंस हैं, लेकिन कुछ जो देखने वाली बातें हैं इस बार वो है कि आईफोन 14 और 14 प्रो सीरीज के अंदर जो डिजाइन चेंजेस किए जाएंगे, वो बेसिकली आगे जो हम काफी साल से आईफोन 10 के टाइम से नॉच देख रहे हैं, वो हटा के शायद पिल डिजाइन कर दिया जाए। और उस पिल डिजाइन के अंदर भी जो अभी तक लीक्स आए हैं, उसके अंदर काफी सारी इंटरफेस होगा, वो सिर्फ एक ब्लैक पैच नहीं होगा, उसके अंदर डिस्प्ले होगा और उस डिस्प्ले के थ्रू आप इंटरेक्ट कर सकते हैं फोन से और उसमें काफी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। जो मेन चीज जो इनवाइट से हमें आइडिया हुआ था, जो लिखा हुआ था कि फार आउट और एक गैलेक्सी की इमेज थी, उससे ये लगता है कि इसके अंदर काफी अच्छा जूम लेंस आ जाएगा और एक जो 48 मेगापिक्सल शायद उसका जो वाइड एंगल लेंस है इंप्रूव हो जाएगा, लो लाइट कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। और अभी तक आईफोन के कैमरास बेस्ट ही हैं सेगमेंट में, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि अब इससे बेहतर क्या कर रहा है आईफोन। हमें डॉल्बी विजन मिलता है, प्रो रेस वीडियो मिलता है, इतना कुछ मिलता है आईफोन के कैमराज में ऑलरेडी, तो अब इससे बेहतर वो क्या करने वाले हैं कैमरा में, बहुत एक्साइटेड है। एक और चीज जो बोली गई है कि शायद इस बार
प्रो सीरीज और नॉर्मल 14 सीरीज के जो स्पेक्स होगी थोड़ी डिफरेंट होगी। प्रो विल बी फॉर डेडिकेटेडली प्रो कंज्यूमर्स, तो उसके कैमरा सेटअप बेटर होगा, उसका प्रोसेसर जो अभी तक सिमिलर होता था प्रो और नॉन प्रो सीरीज में वो चेंज हो जाएगा, और साथ में शायद फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी या फास्ट चार्जर जो होता है इसके अंदर वो थोड़ा सा फर्क आएगा प्रो और नॉन प्रो यूज के लिए। बिल्कुल, तो काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशन यानी कि हैं आज के इस इवेंट में। निखिल, यहाँ पर लेकिन एक चीज़ जो और आमतौर पे आती है, कभी कभी इवेंट में आएगी, कभी इवेंट के बाहर, वो है नया iOS। तो iOS चूंकि नए फ़ोन में तो आएगा ही आएगा। मैं इसलिए भी ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि जो पुरानी जनरेशन के फ़ोन ओनर्स होंगे 13 के, 12 के, 11 के, उनको भी ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने फ़ोन को अपग्रेड कर सकें। क्या कोई जानकारी, कोई स्पेकुलेशन कि नया iOS आएगा तो क्या खास होगा उसमें? जी बिल्कुल। सो iOS 16 की अनाउंसमेंट हो गई थी, iOS से लेके मैक से लेके और iPad OS 16 तक की, वॉच OS सबकी अनाउंसमेंट हो गई थी जब WWDC एप्पल का जून में हुआ था, और मैं तब से ही अपनी सारी डिवाइसेस में वो डेवलपर प्रीव्यू यूज कर रहा हूँ, और काफी बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस आने वाले हैं आपके आईफोन के यूजर इंटरफेस में, बिकॉज काफी सारे अच्छे चेंजेस किए गए हैं। पहली बार आप वॉलपेपर्स चेंज कर सकते हैं, आई मैसेज को इंप्रूव करना, कॉन्टैक्ट्स को इंप्रूव करना, मैप्स को इंप्रूव करना, एक एक छोटी छोटी ऐप को उठा के उसमें इंप्रूवमेंट लाई गई हैं। और जी हाँ, जैसे आपने बताया कि जब भी कोई नया आईफोन आता है उसके साथ में वो नए वर्जन्स भी रोल आउट होते हैं, तो एक्सपेक्ट करते हैं बाय सेकेंड वीक ये साथ में जब आईफोन लॉन्च हो जाएगा, आई थिंक 7 डेज ये लेते हैं प्री बुकिंग के लिए, और उसके 7 डेज बाद डिलीवरीज फोन की जब शुरू हो जाती है तो उसके अंदर पहले से ही iOS 16 या iPad OS 16 या वॉच OS 9 या मैक के सॉफ्टवेयर अपडेटेड ही हमें मिलेगा। और जो पुरानी डिवाइसेस हैं, आई थिंक 6 आईफोन 10 ये सब पुरानी डिवाइसेस, 9 आईफोन 8 आईफोन 10 ये सब पुरानी जो डिवाइसेस हैं इनके साथ भी आपको अपडेट मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि आप ये पुरानी डिवाइसेस नहीं यूज कर पा रहे हैं या उसमें अपडेट नहीं आया। तो एप्पल का तो ये है कि 5 इयर्स तक आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट देता है, इसलिए इनकी डिवाइसेस की लॉन्जेविटी काफी होती है जी, एंड दैट्स व्हाई वो सपोर्ट अभी भी आपको मिलेगा और बहुत अच्छा लगेगा। ये जो नया लुक है iOS 16 का, काफी चेंजेस आएंगे। करेक्ट। एक आखिरी सवाल पूछूंगा निखिल आपसे। इस बार जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि जो नया आईफोन आएगा वो पुराने आईफोन से सस्ता हो सकता है। प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट बताई जा रही है। अब ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि अगर नया आईफोन पुराने से सस्ता है तो फिर मुझे इंतजार ही करना चाहिए। शायद अगर मुझे फ़ोन चेंज करना है तो मैं अपना नया आईफोन ही लूंगा, इस बार 14 ही खरीदना चाहिए। प्राइसिंग को लेकर क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? जी, प्राइसिंग मुझे नहीं लगता कम आएगी। एक्चुअली जो प्राइसिंग $999 की रहेगी या जो बेस प्राइस वो रखेंगे सिमिलर रखेंगे, बिकॉज द थिंग इज कि इसमें अपग्रेड्स काफी हैं। तो जो आपका एक तो सेमीकंडक्टर शॉर्टेज जो चल रही है उसकी वजह से वैसी सप्लाई चेन काफी हिला हुआ है ग्लोबली हर टेक प्रोडक्ट में या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तो उसकी एक बैकलॉग वैसे ही चल रही है। ऊपर से आपके अंदर जो फोन के अंदर इतनी इंप्रूवमेंट्स हुई है उसको कहीं पे तो कॉस्ट इन फैक्टर करना पड़ेगा। तो अगर सिमिलर कॉस्ट आता है आई थिंक इट्स स्टिल वन ऑफ द बेस्ट डील्स, क्योंकि कम होने के चांसेस बहुत कम है। ऐसा चांसेस कभी भी नहीं हुए कि आईफोन कोई नया है और उसका $100 कम प्राइस निकाला हो, तो ऐसा पॉसिबल कम ही लग रहा है। बट लेट्स वेट एंड वॉच, एप्पल माइट पुल आउट अ सरप्राइज फॉर अस, वन लास्ट थिंग या वन मोर थिंग बोल के। बिल्कुल हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए निखिल। कल एक बार फिर आपसे बात करेंगे और जानेंगे कि आपकी सारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हुई कि नहीं, आपके स्पेकुलेशन कितने सही निकले। कोशिश करेंगे एक बार फिर कल आपसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ राजनीति की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं। पार्टी में जान फूंकने के लिए 2024 के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखा दी है। श्री पेरुम्बदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मारक पर प्रार्थना सभा में हिस्सा लेने के बाद राहुल ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस यात्रा को लेकर सोनिया गांधी भी काफ़ी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि कन्याकुमारी से शुरू हुई करीब 3500 किलोमीटर तक चलने वाली ये यात्रा संगठन के लिए संजीवनी का काम करेगी। 150 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा का अंतिम पड़ाव कश्मीर होगा। यात्रा के आगाज के मौके पर राहुल गांधी सरकार पर जमकर बरसे और कहा, बीजेपी सरकार में हर संस्था खतरे में है। They think they can frighten the opposition using ED, CBI, income tax. It doesn't matter how many hours of interrogation they do. It does not matter. Not a single opposition leader is going to be scared of the BJP.
रुक करते हैं अगली खबर का। राजनीतिक फंडिंग के मामलों को लेकर देश भर के करीब 100 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। दिल्ली के अलावा हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र समेत देश के करीब 7 राज्यों में आईटी विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। बता दें कि ये छापेमारी चुनाव आयोग की रिपोर्ट के आधार पर की जा रही है। वहीं रेड में 300 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है और इसमें सीआरपीएफ के जवान भी शामिल हैं। दरअसल चुनाव आयोग की रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि कुछ राजनीतिक दलों को गलत तरीके से फंडिंग की जा रही है। वहीं छापेमारी के बाद कुछ कॉरपोरेट कंपनियों और कुछ राजनीतिक दलों पर शिकंजा कसा जा सकता है। अवैध फोन टैपिंग और कोलोकेशन स्कैम केस में गिरफ्तार किए गए एनएससी के पूर्व चेयरमैन रवि नारायण को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली की कोर्ट ने उनकी कस्टडी 2 दिनों के लिए बढ़ा दी है। पूरी खबर दे रहे हैं मेरे सहयोगी दानिश आनंद। जी देखिए, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने रवि नारायण जो एनएससी के फॉर्मर एमडी सीईओ हैं, उनकी कस्टडी को 2 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया है। इनको कल रात को ईडी ने अरेस्ट किया था और जो इनको अरेस्ट किया था उस पर इलीगल फ़ोन टैपिंग अरेस्ट करी गई है और ये पूरा मामला रिलेटेड है एनएससी को लोकेशन स्कैम से। और ये पूरे ही एनएससी को लोकेशन स्कैम में चौथा बड़ा अरेस्ट हुआ है। सबसे पहला अरेस्ट जो हुआ था चित्र रामकृष्णा को हुआ था, उसके बाद आनंद सुब्रमण्यम अरेस्ट हुए और फिर मुंबई के टॉप कप संजय पांडे भी अरेस्ट हुए और ये इसी मामले में ये चौथा सबसे बड़ा अरेस्ट हुआ है। और अगले 2 दिन में ये एक्सपेक्टेड है कि ये हियरिंग वापस होगी और उस दिन चार्जशीट भी फाइल करी जा सकती है। ऑल ऑन अगर हम देखें तो एनएससी के फॉर्मर एमडी और सीईओ रवि नारायण को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से किसी तरह की रिलीफ नहीं मिली। सड़क हादसों के लिए कौन जिम्मेदार है, सरकार की नीतियां या सामाजिक जिम्मेदारी में कमी? पेश है इसी मुद्दे पर हमारी खास पड़ताल स्वदेश विशेष। देश में बढ़ते सड़क हादसे चिंता का विषय है, लेकिन उससे ज्यादा टेंशन ये है कि जो नियम बने हैं उनका पालन कैसे करवाया जाए, क्योंकि नियम टूटते हैं तभी जिंदगी छूटती है और साइरस मिस्त्री की मौत उसी का एक उदाहरण है। इसीलिए अब सरकार ने रेयर सीट पर भी बेल्ट को लेकर सख्ती दिखा दी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मशहूर उद्योगपति साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में हुई मौत के बाद सड़क हादसों को लेकर गंभीरता से विचार विमर्श होने लगा है। इसी कड़ी में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पहले से ही यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है, लेकिन अब इसे सख्ती से लागू करने की तैयारी की जा रही है। First time in media I am giving you the information that because of this Cyrus accident, today just we have taken a decision that there will be that clip. तो सामने बेल्ट का आवाज आता है, लगाया नहीं तो पीछे वाले भी नहीं लगाएंगे तो भी वो चिल्लाते रहेंगे, आवाज आता रहेगा। तो पीछे और सामने दोनों को बेल्ट लगाना पड़ेगा। So we are now. So it's going to be so one will be penalized if we don't do it in the car. How are you? There is a provision for driver and the driver near passenger. If you don't have belt, there is a fine. Now even the back people also, if they don't take belt, we will fine them. Have you decided on the penalty? Already, yes, I clear it. How much is the penalty? Within 3 days, we will issue the order. How much is the penalty? That is in the law. There are a lot of discretion. This is a subject in concurrent list. And there is a penalty from one amount to higher. It can be decided by the competent authority and state government. And will it be applicable for all cars, even for small cars, or only? Yes, all cars. यानी कि अगर आपने रियर सीट पर भी बेल्ट नहीं लगाया तो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। अब जल्द ही पीछे की सीट पर भी बेल्ट लगाना जरूरी हो जाएगा। आने वाले दिनों में अगर कार की पिछले सीट में बैठे हैं तो भी आपको सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। इसलिए सरकार सड़क सुरक्षा की दिशा में इस तरफ कदम बढ़ा रही है और इसको लेकर के सड़क परिवहन मंत्रालय संभवतः इसी हफ्ते नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक अगर आप कार की पिछले सीट में बैठे हैं तो सड़क सुरक्षा के लिए आपको पिछले सीट में बैठे हैं तो आपको सीट बेल्ट लगाना होगा और इसको अनिवार्य किया जा सकता है। और नोटिफिकेशन जो जारी होगा उसमें प्रक्रिया के तहत पहले तो जनता से राय मांगी जाएगी, उसके बाद इसका फाइनल नोटिफिकेशन जारी होगा और एक बार जब इसको अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाएगा तो आने वाले दिनों में अगर आप कार की पिछली सीट में बैठे हैं और आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो आपको पेनल्टी भी चुकानी पड़ सकती है। सवाल सिर्फ पिछली सीट पर सीट बेल्ट लगाने का नहीं है, सवाल सड़क हादसों में हो रही मौतों को रोकने का है। हेलमेट हो, तेज रफ्तार, ओवरलोडिंग, ऐसे न जाने कितने कारण हैं जो मौत को दावत देते हैं और इनको थामना जरूरी है। ईटी नाउ
स्वदेश। बिल्कुल, तो यहाँ पर सरकार की तरफ से काफ़ी अहम कदम उठाया गया है कि अब सिर्फ जो ड्राइवर और उनके साथ जो पैसेंजर बैठे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए सीट बेल्ट कंपलसरी नहीं होगा, बल्कि जो पीछे बैठा है उनके लिए भी। लेकिन क्या सरकार का ये कदम काफ़ी है? क्या ये देर से आया है? इसका क्या इम्पैक्ट होगा और लोग कितने तैयार हैं इस तरह के जो सरकार के नियम हैं उनको फॉलो करने के लिए? मेरे साथ एक ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं, प्रदीप सरकार जी, जो कि ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एक्सपर्ट है। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो ये कि हर रोज़ हमारे देश में कई हादसे होते हैं सड़कों पर। सरकार ने अब आकर सामने ये कहा है कि हम ये नियम कंपलसरी करेंगे कि पीछे की सीट पर भी जो गाड़ी में बैठा है उसको भी सीट बेल्ट लगाना होगा, नहीं तो आपको फाइन देना पड़ेगा। क्या ये काफ़ी है? इज इट टू लिटिल टू लेट या ये ठीक है? ये जो सीट बेल्ट का जो अभी लेजिस्लेशन आ रहा है, जो गडकरी साहब बोल रहा है, ये बहुत कंट्रीज लाइक जर्मनी, यूके एंड मेनी अदर कंट्रीज आल्सो, वो लोग ऑलरेडी लागू किया है। एंड उसके लिए हम लोग देखा, जो इसके लिए हमारा स्टैटिस्टिक्स जो है मैं आपको बता सकता हूँ, 11% ऑफ द ये जो हादसा होता है सीट बेल्ट ना पहनने के कारण में। एंड आप देखोगे तो लास्ट 5 इयर्स में ये आप देखोगे करीब करीब 5000 तक आ जाता है विक्टिम जो फैटेलिटी का शिकार होता है। तो इसलिए मैं बोला एटलीस्ट कुछ तो कदम लिया है गडकरी साहब, मैं उनको धन्यवाद जनाना चाहता हूँ। एटलीस्ट इट हैज कम लेट, बट आई से नॉट लिटिल, ऐसा ऐसा करके जब मेजर्स ऐसे आ जाएगा, हम लोग लगता है सुरक्षा ज्यादा पाबंदी का ये एक नमूना दिखाई देंगे इन द फ्यूचर्स टू कम। बेंगलुरु वासियों को तीसरे दिन भी बारिश और वाटर लॉगिंग से राहत नहीं मिली है। यहां बारिश अपना 90 साल का रिकॉर्ड पहले ही तोड़ चुकी है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। स्कूल बंद है। सिलिकॉन वैली में कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम का सहारा है। वाटर लॉगिंग को लेकर आज राज्य के आईटी मिनिस्टर ने कई आईटी कंपनियों के सीईओज के साथ मीटिंग की। दरअसल बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। आलीशान घर, लग्जरी गाड़ियां, सब कुछ डूब चुकी है। कई बड़ी कंपनियों और टॉप हस्तियों और सीईओज के घरों में भी पानी भर गया है, जिन्हें बोट के जरिए रेस्क्यू किया गया। बेंगलोर से हमारे सहयोगी इमरान खान ने ये खास रिपोर्ट भेजी है। कल सीएम के आने की वजह से आप देख सकते हैं कि कैसे काम चालू हो गया है। यहाँ पर बेलंदुर के फ्लाईओवर पे हम लोग हैं और जेसीबी मंगवाकर जो पानी जो ठहरा हुआ है उसको निकालने का काम किया जा रहा है। जो स्टैग्नेंट वाटर है, कुछ दिनों से जो जिस तरह से बारिश बेंगलुरु में हुई उससे काफी एरियाओं में पानी भर गया था। ये खासकर स्ट्रेच ये बेंगलुरु का बेलंदुर फ्लाईओवर के पास है। जो नज़ारे आपने देखे, जो एरियल व्यू, जिससे पता चला कि काफी बेंगलुरु की हालत खराब हो चुकी है। इसकी वजह से आईटी कंपनीज ने भी लिखा था कि ये स्ट्रेच ऑफ रोड को क्लियर किया जाए जल्द तुरंत, ताकि काफी जो आईटी भी कंपनीज वाले लोग काम करते हैं इस फ्लाईओवर को, इस एरिया को रोड को यूज करते हैं। अभी देखिए जेसीबी सीएम के कल रात इंस्पेक्शन के बाद आज काम जेसीबी हो रहा है कि ताकि पानी क्लियर किया जाए, जो वाटर ठहरा हुआ है उसको निकाला जाए ताकि यहाँ पर मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक हो सके। जेसीबी को मंगवाया गया है। तो सरकार बीबीएमपी का आश्वासन है कि पिछले नेक्स्ट 2 या 3 दिन में अगर बारिश तेज ना हो और बारिश की क्षमता कम ही है तो ये पूरा पानी निकाल दिया जाएगा और पूरा रोड क्लियर कर दिया जाएगा। बीबीएमपी कमिश्नर तुषार गिरिनाथ ने कहते हुए बताया कि 3-4 दिन में अगर बारिश की रफ्तार कम रही तो ये पूरा एरिया क्लियर कर दिया जाएगा। जिस तरह से दिक्कत हो रही है, मैं कैमरे में दिखाना चाहता हूँ कि देखिए कि कैसे वो कैमरे में दिखा रहे हैं कि किस तरह से दिक्कत हो रही है। एक कोने से पकड़कर पूरी गाड़ियां जा रही हैं। धीरे धीरे ट्रैफिक एडवाइजरी इशू की गई है कि इतनी तेज से ना जाएं, एक एक करके पूरा मैनेजमेंट वहां पे हो रहा है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। जिस तरह से देख सकते हैं आपके पूरा मॉनिटर कर रहे हैं जब ट्रैफिक किस तरह से जाना चाहिए उसको लेकर। अभी जेसीबी यहाँ पे सुबह अभी आई है और ये पानी को जो यहाँ पे जो ठहरा हुआ पानी है उसको बहाकर यहाँ से रोड क्लीन करने का काम किया जा रहा है।
इस बार दिल्ली में दिवाली बिना धमाके वाली होगी, यानी कि न पटाखों का शोर और न धुएं का गुबार। लेकिन प्रदूषण को हराने का ये तरीका कितना कामयाब है, पेश है इसी पर हमारी खास पड़ताल। दिल्ली की दिवाली इस बार भी बिना पटाखों वाली। जी हां, दिल्ली में इस बार भी दिवाली पर पटाखे नहीं चलेंगे। केजरीवाल सरकार ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दिया है। इसको बढ़ा दिया है रोक को। पटाखों पर लगे बैन को 23 जनवरी 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बार दिल्ली में ऑनलाइन बिक्री पर भी रोक रहेगी, यानी कि डिलीवरी से भी पटाखे नहीं मंगवाए जा सकेंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है और लिखा है कि इस बार दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री या डिलीवरी पर भी प्रतिबंध रहेगा। ये प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 तक लागू होगा। प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस, डीपीसीसी और राजस्व विभाग के साथ मिलकर योजनाएं बनाई जाएंगी। वहीं गोपाल राय ने पटाखों पर बैन को लेकर कहा है कि प्रदूषण के खतरे की वजह से बैन को जारी रखने का फैसला किया गया है। दिल्ली में पटाखों से होने वाले प्रदूषण से बचने के लिए पटाखों के उत्पादन, भंडार, बिक्री और उसके उपयोग पर रोक लगा दी गई है। पिछले साल भी इसी तरीके की रोक दिल्ली में लगाई गई थी। इसकी वजह यह है कि दिल्ली के अंदर अक्टूबर और नवंबर में बहुत ज़्यादा स्मोक की स्थिति पैदा हो जाती है और दीपावली के बाद अक्सर ये देखा गया है कि दिल्ली में स्मोक पैदा होता है और जो कई दिनों तक दिल्ली में मौजूद रहता है। इसी को देखते हुए दिल्ली में पटाखों पर रोक लगा दी गई है और साथ ही कोशिश दिल्ली सरकार की तरफ से ये की जा रही है कि नवंबर और अक्टूबर के आसपास होने वाली दिक्कतों से बचा जा सके। प्रदूषण से जो दिक्कतें दिल्ली में पिछले कुछ सालों से देखी जा रही हैं, उन्हीं को देखते हुए इस रोक को बढ़ाया गया है। बिल्कुल, तो दिल्ली सरकार ने यहाँ पर ये नियम बढ़ा दिया है। अब अगले साल 1 जनवरी तक पटाखों पर दिल्ली में बैन लगा रहेगा। मेरे साथ एनवायरमेंटलिस्ट पंकज कुमार जी जुड़ रहे हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आ रहा है वो ये कि ये हर बार दिवाली के दौरान जो है पटाखों पर बैन लगाया जाता है। क्या दरअसल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इन हफ्ता 10 दिन में जब पटाखे नहीं चलेंगे? क्योंकि दिल्ली का जो AQI है और दिल्ली के जो पोल्यूशन लेवल है वो तो साल भर ही खराब रहता है। देखिए, वैसे तो आप लोग हर साल जब पटाखों के जलाने का समय आता है या दिवाली का या किसी त्यौहार का या जाड़े का मौसम के आने की जब शुरुआत होने लगती है, तब हम एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर चर्चा करने बैठ जाते हैं और तमाम मीडिया या अखबार सब चीज़ों पर रिपोर्ट करती रहती है। मगर जो सालों भर जो बात चलती रहती है वो है पॉल्यूशन को लेकर के या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को लेकर के। तो यहाँ मैं एक बात पूरे देशवासियों को और आपके दर्शकों को ये बात बताना चाहता हूँ कि इस वक्त वर्ल्ड में जो 5 बड़े क्राइसिस है उसमें से सबसे टॉप पे या नंबर 1 पे जो एक क्राइसिस है जो जिससे कि पूरा विश्व जो है जूझ रहा है, वो है एनवायरमेंटल क्राइसिस, जिसमें कि हवा, पानी मुख्य रूप से ये 2 चीजें आती हैं। जल, जंगल, जमीन तो है ही और साथ साथ हवा की हम बात करते हैं। और मजेदार बात यह है कि जो बाकी सारे जो 4 और क्राइसिस हैं उन तमाम चीजों पर सिर्फ निपटारा तो किया जा सकता है, मगर एनवायरमेंटल क्राइसिस को कोई भी देश या किसी भी देश की सरकार या वहां के लोग इसमें कोई इजाफा नहीं कर सकते हैं। कोई सुधार करने की, मैनमेड सुधार की संभावना बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आप इसको बिगाड़ सकते हैं मगर सुधार नहीं सकते।